चलो, कभी ये वर्ड सुना है जूरिस्प्रूडेंस? एलएलबी में इसका एक अलग से इंटायरली एक सब्जेक्ट होता है। हमारे इंस्टीट्यूट ने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जनरल लॉ के अंदर कुछ जनरल एक्ट्स जो हम पढ़ेंगे एक साथ कंबाइन करके 100 मार्क्स का एक पेपर बनाया है। ठीक है, ये इंटायरली 100 मार्क्स का है, इसमें कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 17 to 18 चैप्टर्स हैं न्यू सिलेबस वालों को, और ओल्ड में शायद 18 कुछ है। सारे सेम है टॉपिक्स एवरीथिंग, तो किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। अब हम देखते हैं ये जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। ठीक है, हम पहले सब्जेक्ट का समझ लेते हैं कि क्यों ये हमको पढ़ना है और क्या है ये। क्योंकि हम सीएस है तो हमें काफ़ी सारे लॉज और एक्ट्स का नॉलेज चाहता है इंस्टीट्यूट हो। किस लिए हो? क्योंकि हम ऑफ कोर्स एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी रहेंगे तो कंपनी लॉ तो हमारा कोर है, हमारे लिए ब्रेड एंड बटर है। लेकिन साइड में उनको थोड़े पनीर दाल चावल ये सब भी चाहिए, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि हम बाकी सारे एक्ट्स के लिए भी एकदम थरली प्रिपेयर हो जाए। अच्छा, ये एक्ट्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनीज है, कोई आईटी कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई सिर्फ मार्केट कंपनी, आज की डेट में सोशल मीडिया कंपनीज हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके बहुत सारी कंपनीज है। तो वो चाहते हैं कि हम सारे एक्ट्स को लेके थोड़े एक थरली समझ ले उनको, तो उन्होंने हमको बहुत सारे एक्ट एक सब्जेक्ट में दे दिए कि आप डेप्थ में मत जाओ, पर आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि कल को आपकी कंपनी पे ये कोई एक्ट एप्लीकेबल है तो आपको एटलीस्ट उस एक्ट का नॉलेज हो और आप समझ सको कि यहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। बीइंग सीएस हम बहुत जगह हमको अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अपीयरेंस प्रिपेयर किए हुए हैं, इंस्टीट्यूट ने हमको अलाउ किया गया है कि हम बहुत सारे कोर्ट्स में अपीयर हो सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें इन एक्ट्स का नॉलेज होगा, क्योंकि एज अ सीएस हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे इन कोर्ट्स, तो इसके लिए भी हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब जब जूरिस्प्रूडेंस की बात आती है तो ये 2 वर्ड है, जूरिस और प्रूडेंस। ठीक है, जूरिस मतलब लॉ, प्रूडेंस मतलब नॉलेज। ठीक है, जूरिस मतलब लॉ और प्रूडेंस मतलब नॉलेज। क्या देख रहे हैं हम? जूरिस प्रूडेंस, तो जूरिस मतलब लॉ और प्रूडेंस मतलब नॉलेज। तो जब लॉ के नॉलेज की बात होती है तो वो चाहते हैं कि हम ये एक चैप्टर पढ़े जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें हमें लॉ का नॉलेज हो कि ये बेसिकली स्टडी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ क्या कहता है। जब हम लॉ वर्ड सुनते हैं तो हमें सबको पता है कि लॉ यानी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने, अथॉरिटीज ने बहुत सारे वो दिए होंगे, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स आते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो है पूरा लॉ, उसका नॉलेज और साइंस बोलता क्या है। ठीक है, हम डेप्थ में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, अब आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का हिंदी मीनिंग सबको पता है? कुछ जानना, कुछ किसी चीज का एग्जैक्ट मतलब निकालना। अगर मैं बोल रही हूं कि मैं आज ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, अब ये का मतलब क्या होता है? अब क्योंकि हमें पता है कि हाँ GIGL स्टार्ट होने वाला था, तो तुम्हें पता था, तुम इंटरप्रिटेट कर पाए जब मैंने वो लाइन बोली कि मैं आज ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं इंटरप्रिटेशन, जब लॉ को हम एक स्टैट्यूट को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत जगह अभी तक जितना कंपनी लॉ पढ़ा होगा, शैल, वी, इज, दस, अस, कहाँ पे मे लिखा है, कहाँ शैल लिखा है, वहां पे क्लैरिटी देने के लिए पहले हमें इंटरप्रिटेशन पढ़ना होता है कि आखिर लॉ को पढ़ने के लिए उसको इंटरप्रिटेट कैसे करें, उसको हम समझे कैसे। जब हम कोई लॉ रीड करते हैं बहुत सारे डिफिकल्टीज होती है। जब हम जनरल इंग्लिश भी कभी कोई एक पैराग्राफ रीड करते तो डिफिकल्टीज होती कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों लिखा है। तो वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने एक अलग से एक टॉपिक, एक चैप्टर बनाया जिससे हम पढ़ सकते हैं कि लॉ किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह लॉ को समझा जाता है। ठीक है, तो जब हम नॉलेज ऑफ लॉ यहां देख रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन इज बेसिकली स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, हाउ टू नो कि लॉ में क्या लिखा है, हाउ टू अंडरस्टैंड कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस एक्शन को क्या वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब आता है जनरल लॉ। जनरल लॉ में काफी सारे हमें एक्ट्स हैं, वो अभी हम नीचे देखेंगे। जनरल जैसे सिविल, क्रिमिनल, ये सब हमें पता होना चाहिए, आईपीसी के सेक्शंस हमें पता होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स इसमें कवर किए। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, एकदम फटाफट हो जाएंगे और मजा आएगी पढ़ने में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग और न्यू चीजें पता करने को
मिलेगी इस पूरे सब्जेक्ट में, और डिफरेंट एक्ट से तो बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि हर हर 5-6 दिन में 7 दिन में एक नया चैप्टर होगा, नई चीज पता चलेगी। ठीक है, चलो पेपर 1 है तुम्हारा, ये ग्रुप 1 का पेपर 1, मतलब पहला पेपर यही होगा। ठीक है, चलो इंडेक्स देखो अपनी, बुक्स नहीं है, ठीक है स्क्रीन पे देखो, कोई बात, एक दोनों के पास नहीं, एक पीछे दे दो ना मानसी। तुम लोगों के पास न्यू बुक है कि ओल्ड बुक है? ओल्ड है, न्यू मिल जाएगी खैर। ठीक है, अभी जो चैप्टर स्टार्ट हुआ एग्जैक्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, तुम्हारे सिलेबस के नीचे ऑब्जेक्टिव लिखा है, अब ये न्यू में लिखा है, स्क्रीन पे देख लो अगर बुक में नहीं मिले तो। टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। तो सिर्फ एक बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चाहता है इंस्टीट्यूट तुमको उस चीज की हो जाए। टू इनोकुलेट इंटरप्रिटेशनल स्किल्स एंड टू टीच मैनर ऑफ रीडिंग लॉ, ये भी वो तुम्हारे अंदर स्किल चाहता है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ के हम सीख जाएंगे कि लॉ को कैसे समझते हैं। पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ लॉ, कहां से लॉ आया है। बेसिकली बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमने खुद बनाए हैं इंडिया में, बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमने बाहर के कॉपी किए हुए हैं, तो एग्जैक्टली लॉ कहां से आया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, अभी हमने समझा कि लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एजेंसीज और कुछ जुडिशियल रेमेडीज हमको प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो लॉ से कुछ किसी ना किसी चीज से हमको डिपार्टमेंट से कोई रेमेडीज हैं, वो हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। फिर आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट यानी कोई रॉन्गफुल एक्ट हम करते हैं, डेफेमेशन, सिविल रॉन्ग, तो ये जो हम करेंगे वो टॉर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे और उसकी क्या रेमेडीज हैं। रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, तो अगर आपको सिविल कोर्ट में जाना है तो क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, कौन से ऑर्डर्स अप्लाई होते हैं, वो हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। ऐसी क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर, तो तुम लोगों को क्रिमिनल का होगा। ठीक है, तो जितने हमारे क्रिमिनल केसेस होते हैं तो उनके प्रोसीजर्स कैसे हैं वो हम इस एक्ट के अंदर देखेंगे। फिर लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, एविडेंस यानी सबूत। सबूत में हम पढ़ेंगे किस किस चीज को हम सबूत मानते हैं, किसको नहीं मानते। स्पेसिफिक रिलीफ अपने ने तो पढ़ा हुआ है, इसमें स्पेसिफिक रिलीफ में जब दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अगर उसको स्पेसिफिकली कुछ रिलीफ चाहिए तो वो इस एक्ट के अंदर जा सकते हैं। फिर लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन, टाइम पीरियड। ठीक है, कि अगर कोई एक्ट में कहा कि इस एक्ट में हर काम को लेके टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि इस अगर आपके साथ ये गलत हुआ है तो इतने साल में आपको कोर्ट आ जाना चाहिए था। ठीक है, फिर आता है लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। ये वर्ड सुना है कभी तुम लोगों ने? आर्बिट्रेशन यानी दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई, एक थर्ड पार्टी ने आके रिजॉल्व किया, तो वो इस एक्ट के थ्रू होगा। तो जनरली ये एक्ट इन कॉमन नहीं होता है, लोगों के बीच में अग्रीमेंट्स होते हैं, उसमें क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन कि हम कोर्ट ना जाके किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपनी सुलह कराएंगे, तो वो एक्ट के जो भी बात है वो इसमें। फिर इंडियन स्टैंप लॉ, प्रॉपर्टीज वगैरह रजिस्ट्री होती है, स्टैंपिंग होती है उसमें, तो स्टैंप एक्चुअली स्टेट मैटर है, तो हर स्टेट का एक डिफरेंट लॉ है स्टैंप को लेके, लेकिन एक प्रॉपर इंडियन स्टैंप लॉ है जो पूरे इंडिया में ऑल ओवर कवर होता है, उसके बाद आप स्टेट को देखते हो। अब लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो जितने अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं डॉक्यूमेंट का, वो इसमें हम देखेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, हमारे पास राइट है ये कि हमें सारी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने अलग एक लॉ बना दिया। लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इतना बढ़ गया है कि अब हमें इसके भी एक लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा वही है। लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड एक्ट्स, तो स्पेसिफिकली अगर गुड सेल हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। न्यू वालों को ये चैप्टर्स नहीं है क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाले नहीं है, सॉरी ओल्ड वालों को। किसी को कुछ डाउट, कुछ कुछ भी पूछना हो अबाउट द सब्जेक्ट, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, इंटरेस्टिंग है।
अभी अपन डिस्कस कर लेंगे लास्ट में क्या चैप्टर्स है क्या नहीं है, ठीक है। चलो आज से हम पढ़ना चालू करें, है ना। चलो लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन पढ़ेंगे हम। तुम लोगों की बुक में चैप्टर 7 होगा, तो चैप्टर 10। हाँ, क्या मॉड्यूल्स आनी बाकी है इसलिए नहीं आई है? मॉड्यूल आनी बाकी है। अच्छा सुनो, एक पीछे दे दो नहीं तो। वैसे कुछ है नहीं, स्क्रीन में देखना है कुछ। ऐसे कोई चैप्टर इतने सारे देखे, कुछ ऐसा सी एस ई टी में किया हो? सी एस ई टी दिया है? नहीं था ना एक भी? कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है? ठीक है चलो, अब हम चैप्टर चालू कर रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन एक्ट। ये एक्ट 1963 लिखा होगा बुक्स में तुम लोगों के, ठीक है। तो लिमिटेशन मतलब बताओ। लिमिट मतलब सीमा, ठीक है। कौन से हिंदी स्कूल से आया, ठीक है। और बाउंड्रीज, किसी चीज को रोकना, एक ड्रॉ लाइन, हाँ लगा देना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कोर्ट ने हमारे को कुछ कुछ मैटर्स में कुछ स्पेसिफिक उसने शेड, लास्ट पेज में तुम लोगों को होगा शेड्यूल्स होंगे, ठीक है, कि किस एक्ट में किस वाली दिक्कत को हम कितने दिन में कोर्ट में जा सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज देखो ये एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉप है, यहाँ एक बंदा बैठता है। ये क्या करता है? क्लोथिंग का बिजनेस करता है, होलसेल बिजनेस है। अब ये क्या कर रहा है? लॉट में कपड़े, क्लोथिंग बिजनेस, थान के कपड़े बेचता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे वेंडर्स होंगे, बहुत सारे लोगों को ये बेचता है। अब सबसे पेमेंट लेगा 3 मंथ्स 12 मंथ, जितना भी उनका बिल में इनवॉइस में होगा। जनरली हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे, जनरली सपोज 3 मंथ्स उसने दिया है कि भाई ये सारा माल ले जाओ, 3 मंथ्स में पैसे दे देना, ठीक है। कितने पैसे? इससे लेना है 50 lakhs, इससे लेना है 20 lakhs, इससे लेना है 2 lakhs, ठीक है। 3 मंथ्स हो गए, आज थर्ड थर्ड मंथ की लास्ट डेट है, पेमेंट का टाइम आ गया है। इसने पे कर दिया, इसने पे कर दिया। 2 lakhs वाले ने बोला कि सर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं पे कर दूंगा। इसने बोला चलो 2 ही लाख रुपए, कोई बात नहीं कर देना। ऐसे करके 4 मंथ्स हो गए, ऐसे करके पूरा ईयर हो गया। इसने से फॉलो अप लिया, सर पेमेंट अभी नहीं, आप और ऑर्डर दो फिर मैं पे कर दूंगा। तो इसने और माल दे दिया उसको, ठीक है। क्या किया? और क्लॉथिंग बेच दी, और क्लॉथ्स पूरे कार्टन्स भर के। अब ये जो 2 लाख रुपए हैं, इसके रिगार्डिंग ये इससे बोल तो रहा है कि मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, ये उसको दे नहीं रहा। इनफैक्ट उसने और ऑर्डर कर लिया, अब वो अमाउंट हो गया है 10 लाख रुपीज का, ठीक है। अब वो 3 मंथ्स जो थे, सपोज वो आज से चालू हो गए थे, सपोज वो 1 अप्रैल 2021 की बात थी, ठीक है। तब से हो गया, अब ये और ऑर्डर करता जा रहा है, करता जा रहा है। वो अलग अलग डेट्स आ गई हैं उसकी, हम ये डेट पे फोकस करेंगे, ठीक है। 1 अप्रैल 2021, ऐसे करते 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 1 अप्रैल 2022 आ गई, ठीक है। ऐसे ही करते करते 1 अप्रैल 2023 आ गई, 1 अप्रैल 2024 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया है गुस्सा, अब ये हो गया है नाराज, भैया मैं तुम्हें कोई माल दूंगा नहीं, मेरे वो 2 लाख रुपए मुझे चाहिए। जो बाकी इसने ऑर्डर किया है वो उसने सपोज पे कर दिया, वो 2 lakhs उसने अभी तक पे नहीं किए। भाई मुझे आपके 2 लाख रुपए फर्स्ट ऑर्डर पे पेंडिंग थे, वो मुझे आपसे चाहिए। कितने साल हो गए? 1 साल, 2 साल, मतलब यहां से देखेंगे 1 साल, 2 साल,
3 साल हो गए, 3 साल खत्म हो गए, ठीक है। अब वो हो गया है नाराज, वो कोर्ट गया कि सर अब वो अभी भी नहीं दे रहा है, ठीक है। 3 3 ईयर 6 मंथ्स हो गए, वो कोर्ट गया, उसने अपनी एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इससे 2 लाख रुपए लेने थे, इसने अभी तक पेमेंट नहीं की है। क्या कोर्ट उसकी एप्लीकेशन लेगा? वो 3 साल तुमको पता है, पर जनरली कोर्ट क्या बोलेगा, भैया 3 साल कहाँ थे तुम, सो रहे थे, नहीं पता था कि कोर्ट आ सकते हो। वो बोलेगा मैं तो फॉलो अप ले रहा था। पर हम 3 साल के बाद आपकी ये एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। हमने एक लिमिट लगा दी है कि अगर आप 3 साल के बाद हमारे पास आओगे तो हम आपको कोई इस चीज की रेमेडी नहीं देंगे। आपका राइट है कि आप कोर्ट आके अपनी एप्लीकेशन दे के हमसे अपने काम करवा सकते हो। जो है आपका काम क्या था, पैसे निकलवाना, तो आप कोर्ट के हेल्प से अपने पैसे निकलवा सकते हो। पर ऐसा मतलब नहीं है कि आप 10 साल बाद आओगे कि सर इसने मुझसे पैसे लिए थे, अब मुझे वो पैसे चाहिए। कई बार क्या होता है, ये तो शॉप थी प्रॉपर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, दो फ्रेंड्स हैं, ये बहुत रो रहा है, ठीक है, ये बहुत रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। इसने बोला भाई क्या हो गया? इसने बोला भाई मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, ठीक है। उसने बोला देखो कितने पैसे चाहिए? भाई मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे उसके लिए 50 लाख रुपए लगेंगे। इसने बोला भाई मेरे पास सेविंग्स है, तू मेरे से 50 लाख रुपए ले ले। अब क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। दोस्त है, दोस्ती में उसने उसको 50 लाख रुपए दे दिए। अब वो 50 लाख रुपए वापस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब दोस्त है, उसने सोचा दे देगा, चलो अब बिजनेस चलेगा, अब बिजनेस चलेगा, अब दे देगा, अब दे देगा, अब दे देगा। ऐसे करते करते 10 साल हो गए। तो 10 साल बाद जब उसके बच्चे भी आ गए होंगे तो क्या वो कोर्ट जाएंगे कि हमारे पापा के 50 लाख रुपए इसने नहीं दिए? तो कोर्ट एंटरटेन करेगा? बोलेगा नहीं, तुम्हारे पापा सो रहे थे, हम नहीं लेंगे तुम्हारी एप्लीकेशन, ठीक है। तो कोर्ट का कहना है कि हम एक बार लगा देते हैं, हम एक लिमिट लगा देते हैं कि आप कोर्ट कब तक आ सकते हो। हम आपको 3 साल का टाइम दे रहे हैं। भाई 1 साल में पैसे नहीं आए, अब कोर्ट आ जाओ। 2 साल में नहीं आए, अब आ जाओ। 2 साल 6 महीने में नहीं आए, अब आ जाओ। बहुत होते हैं 3 साल। ऐसे कई चीजों के लिए उन्होंने अलग अलग, किसी में 1 साल, किसी में 3, किसी में 30 साल भी दिया है कोर्ट ने हमको। तो लॉ हमें बताता है कि हम कितने टाइम तक कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमें ये इंटरेस्टिंग पता चलेगा आखिर ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें हम अभी तक कोर्ट जा सकते हैं। कल को तुम्हारे पास, अब ये सीएस को कैसे रिलेटिव है, जब कंपनीज होती हैं, कंपनीज भी बिजनेस करती हैं, सर्विसेज देती हैं, प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं। तो जब वो ये चीजें करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशंस पूरे पैटर्न्स यूज करते हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है इस चीज की। जब उनके पेमेंट्स नहीं आए हैं या उनकी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग्स है कंपनी को लेके, तो आप बीइंग कंपनी कितने टाइम में कोर्ट को वहां तक लेके जा सकते हो, तब कंपनी को जरूरत पड़ेगी सीएस की। आप अपने डायरेक्टर्स को बताओगे कि सर 3 साल हो गए, अब अपन नहीं जा सकते कोर्ट, तो वो आपसे जब रेमेडी पूछेंगे आप फटाफट बोलोगे सर अभी टाइम है अपने पास, 3 साल बचे हैं, चलो चलो फटाफट कोर्ट में अपन इसकी एप्लीकेशन तो डाल देते हैं, फिर अपन फॉलो अप साइड में अपने हिसाब से लेना हो। और कोर्ट का काम क्या है, अगर किसी के पैसे फंस गए हैं तो कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाई, 1-2 हियरिंग के बाद तुरंत पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर चला जाता है कि पुलिस जाएगी, उसको पकड़ के लेके आएगी कोर्ट में, और फिर उससे पैसे निकलवाने का काम चालू हो जाता है। तो वो समन इशू करना, शो कॉज नोटिस इशू करना, वो सब कोर्ट का मैटर है, आप उससे साइड हो जाते हो, ठीक है। देखो हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। बार ऑफ लिमिटेशंस, जैसे अभी हमने समझा। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड, जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि समझो वो 1 अप्रैल 21 से चल रहा है, बीच में और पेमेंट्स आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम कौन सी डेट ले, ये हम इसमें इस टॉपिक में देखेंगे कि कौन सी डेट से कैलकुलेट हम करते हैं कि अच्छा अब ये लिमिटेशन पीरियड यहां से चालू है, जिस दिन मैंने इनवॉइस दे दिया उस दिन, या जिस दिन मैंने माल दे दिया उस दिन। ये कैसे डेट हम 3 मंथ्स, हो सकता है ना कि हमें वहां पे भी 3-4 मंथ्स बच रहे हो, तो हम कैसे स्मार्टली वो डेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लीगल डिसेबिलिटी, जुडिशियल प्रोसेस क्या होगा। टाइम बार्ड, मतलब अगर टाइम खत्म हो गया है, 3 साल खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद क्या हो सकता है। और एक पॉपर लिखा है, पॉपर यानी इंडिजेंट पर्सन, मतलब जो पुअर पर्सन है, जो कोर्ट की फीस देने के लिए भी नहीं अभी केपेबल है, इतना पुअर है कि वो कोर्ट की फीस भी नहीं बेयर कर सकता, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। किसी को कोई डाउट, समझ आया? चलो देखो, लिमिटेशन एक्ट 1960
थ्री, ये एक्ट कब है? 1963। अब इंट्रोडक्शन देखो। The law relating to limitation is incorporated in the Limitation Act 1963, which prescribed different periods of limitation for suits, petition and application. अब तीन वर्ड हमने बहुत बार सुने होंगे, सूट फाइल हो रहा है, मूवीज में भी सुना है, एप्लीकेशन लगा देते हैं, अभी मैंने बोला पेटिशन वर्ड बहुत बार सुना होगा। कहाँ कहाँ सुने हैं ये तीन वर्ड्स? बीइंग सीएस हमको ये तीनों का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन क्या हुआ? और इंटरप्रिटेशन सिखा रही हूँ, ठीक है? चलो बताओ। सूट्स मतलब, सूट्स देखा है? नेटफ्लिक्स पे सूट्स आता है, नेटफ्लिक्स देखा है? अरे रे एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज भी है नेटफ्लिक्स में, सूट्स। अगर लॉ में इंटरेस्ट हो तो बहुत अमेजिंग सीरीज है। चलो, पेटिशन, सूट्स और एप्लीकेशन। एक प्लेंट वर्ड भी सुना होगा साइड में, प्लेंट, प्लेंटिफ सुना है? मैटर्स केस लॉज में प्लेंटिफ डिफेंडेंट बोलते, तो प्लेंट, जो जब प्लेंटिफ फाइल करते उसको प्लेंट। तो एक और वर्ड मैंने ऐड कर दिया। चलो अंशिका, सूट्स, पेटिशन, एप्लीकेशन और एक और, चलो प्लेंट। अच्छा, बीच में देखो और लिखा है, और इजी, इंटरप्रिटेशन। एंड लिखा है क्या? क्या लिखा है? और। पेटिशन जब हम, हाँ कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट वैसे इनको जब आप कोर्ट में जाते हो तो व्हाट डू यू से, हमने सूट फाइल किया है, अगर आपने पेटिशन फाइल की हो तो कैसे बोलेंगे हम? अगर हमने हाई कोर्ट में डाला हो तो क्या हमने एप्लीकेशन फाइल की है? क्रिमिनल में डाला है तो क्या हमने प्लेंट फाइल किया है? ऐसे डिसाइड कर सकते हैं हम कि सोर्स क्या है, ये वर्ड्स क्यों आए। अगर सेम है तो चार पांच वर्ड क्यों दिए हैं भाई? इतना क्यों कंफ्यूज करो, एक ही वर्ड दे दो, पांच छह वर्ड्स देने की क्या जरूरत है? सेम है। अब हमने चेंज कर दिया इसने, यहाँ पेटिशन, अभी तुमको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। हाँ ठीक है। और अच्छा चलो चलो, सब सही है। अब एप्लीकेशन, मजा आएगी थोड़ा तो, कुछ तो होगा। एप्लीकेशन मतलब देखो, जनरल एप्लीकेशन का मतलब क्या? हम स्कूल्स में लिखते हैं एप्लीकेशंस, तो जनरली हम क्या लिखते हैं स्कूल में? लीव चाहिए, वेकेशन पे जाना है, परमिशन ले रहे हैं किसी भी चीज की। स्कूल में इसीलिए होता था, हर हर एप्लीकेशन में एक मुद्दा होता था जो हम सब्जेक्ट में लिख देते थे कि हमको तो इन शॉर्ट मैम ये चाहिए, ठीक है, मार्क्स कम आ गए, स्कूल चेंज करना है, टीसी चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं स्कूल से? प्रेयर कि सर मैम ये दे दो, मैम ये करवा दो, ठीक है। तो वो जो हम, जब हम एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, उसमें सब है। एप्लीकेशन में सूट्स हैं, एप्लीकेशन में प्लेंट है, एप्लीकेशन में पेटिशन है, सब कुछ है, वो सबसे वाइडर टर्म है, ठीक है। अब उसके साथ जब हम प्रेयर मिला देते हैं, एप्लीकेशन प्लस प्रेयर, जब हम कुछ रिलीफ चाहते हैं कि सर मैं चाहता हूँ इसको अभी पनिशमेंट मिले, सर मैं चाहता हूँ मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए, सर मैं चाहता हूँ मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए, सर मैं चाहता हूँ यहाँ से गंदगी साफ हो जाए, जो एनवायरमेंट के एक्ट्स जो, तो जब हम वो प्रेयर ऐड कर देते हैं तो हम उसको पेटिशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं तीनों का एक तुमको बेसिक मीनिंग बताती हूँ। प्लीडिंग वर्ड सुना है? प्लीडिंग, प्लीड करते हैं। चलो पहले मैं प्लेंट बताती हूँ। देखो प्लेंट क्या है? प्लेंट में होते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ यानी बच्चों जो हम केस फाइल कर रहा है, भाई मुझे, मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, कोर्ट में अपन ने एप्लीकेशन दे दी। डिफेंडेंट कौन है? तो जब हम दिस वर्सेस दिस देख रहे हैं तो जो मेन है, वो जो केस फाइल कर रहा है, दैट विल बी अ प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जब अपने साइड से एप्लीकेशन देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसे घुमा नहीं सकते। जब डिफेंड कर रहे हो आप अपने को कि सर मैंने ये काम नहीं किया है, तो आप रिटन स्टेटमेंट्स देते हो, ठीक है।
तो जब आप कोर्ट में देखोगे, जब आपके पास इंटर्नशिप्स में या ऐसे कुछ एप्लीकेशंस देखोगे, अगर आप कोर्ट के मैटर्स हैंडल करोगे, तो जो अदर साइड होता है वो जब अपना आंसर देता है कि नहीं मैंने ये क्या, हाँ, रिस्पोंडेंट इज ऑल्सो अनदर पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं, वो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं. रिस्पोंडेंट इज अ टर्म यूज्ड फॉर डिफेंडेंट हु इज रिस्पॉन्डिंग टू योर एप्लीकेशन कि यार मैंने ऐसा काम नहीं किया बल्कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है. ठीक है, अब ये बेसिकली हम जब सीपीसी पढ़ेंगे ना, सिविल प्रोसीजर, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे. तो ये ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी में ये वर्ड आया है, प्लेंट. ये बेसिकली सिविल मैटर में यूज होता है. ठीक है, इसमें हमें जनरली कॉम्पनसेशन चाहिए होता है. ठीक है, फिर आता है पेटिशन. पेटिशन, ये बात सही बोली थी इसने आने की, जब हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हम उसको पेटिशन बोलते हैं. ठीक है, वो पेटिशंस होती हैं जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. इसमें होते हैं पेटिशनर और रिस्पोंडेंट. तो प्लेंटिफ के साथ क्या यूज हो रहा था, डिफेंडेंट. पेटिशनर के साथ क्या यूज हो रहा है, रिस्पोंडेंट. तो जब वर्ड पेटिशनर हम सुनेंगे तो मतलब इन लोगों ने पेटिशन फाइल की है. जब हम वर्ड प्लेंटिफ यूज करेंगे मतलब इन्होंने क्या फाइल किया है, प्लेंट फाइल किया है. ठीक है, अब आता है सूट. सूट क्या होता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स, मतलब हमने किसी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना है. ठीक है, इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ही होते हैं. ये बेसिकली ये भी दूसरे ऑर्डर और सेक्शन से आया है सीपीसी के, उसमें दोनों आते हैं, सिविल और क्रिमिनल मैटर. इसमें आप कॉम्पनसेशन भी बोल सकते हो, सामने वाले को पनिशमेंट भी बोल सकते हो, फाइन भी लगवा सकते हो उसको. ठीक है, तो हमने 3 चीजें आज समझी, प्लेंट, सूट और पेटिशन. और एप्लीकेशन ऑल ओवर अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ 3. एप्लीकेशन में आप अगर प्रेयर प्लस कर दो तो पेटिशन बन जाएगी. एप्लीकेशन में अगर आप ये बोल दो कि यार हमें सिर्फ इसको कॉम्पनसेशन दिलाना, हमको अपने आप को कॉम्पनसेशन दिलाना था, तो फिर वो कहीं ना कहीं इसमें कवर हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट क्या बताता है, प्रिस्क्राइब्स डिफरेंट पीरियड. तो वो डिफरेंट पीरियड बता रहा है किसके लिए, सूट्स, एप्लीकेशन, और भाई कब आप ये सारी 3-4 चीजें फाइल कर सकते हो. तो हर एक के लिए डिफरेंट पीरियड है. अब द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द सिविल प्रोसीडिंग्स, मतलब सारे सिविल मैटर्स को लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है. सिविल और क्रिमिनल मैटर्स समझते हैं हम, मतलब पता है हमें कैसे, व्हाट आर सिविल मैटर्स. सोसाइटी में क्राइम्स भी हो रहे हैं क्लेम ले सकते हैं. अच्छा, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसको आप सिविल में भी जा सकते हो, क्रिमिनल में भी जा सकते हो. मतलब डिपेंड्स आपको क्या चाहिए, सामने वाले को पनिशमेंट देनी है कि आपको कॉम्पनसेशन चाहिए. जैसे क्रिमिनल ना बहुत सारी चीजें कवर करता है. आईपीसी के मैटर्स हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही कवर होते हैं. आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, बहुत सारी मूवीज में हमने सुना है सेक्शन 420, आईपीसी का ये, आईपीसी की धाराएं, ऐसे वर्ड सुने. तो अब ये सारे क्रिमिनल्स हो गए कि जब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, थेफ्ट हो गया, रेप हो गया, और भी ऐसे डिफरेंट क्रिमिनल मैटर्स. ठीक है, अदर देन दैट सारे सिविल मैटर्स, जैसे रिकवरी ऑफ मनी, प्रॉपर्टी लॉ के लिए अलग हो गया, ये सब सिविल में चले जाते हैं. तो लिमिटेशन एक्ट सारे सिविल मैटर्स के लिए हमें क्या बताता है, लिमिट बताता है, एंड सम स्पेशल क्रिमिनल प्रोसीड. ठीक है, कुछ ही है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के जिनके लिए बोलेगा कि भाई मर्डर 10 साल पहले हुआ था, अब आ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, जब हुआ था तब आके बताना. ऐसा क्यों है, लेकिन क्यों बना दी लिमिट, कोर्ट बोर होता है क्या 10 साल बाद हमारा केस हैंडल करने में. भाई पहले के मैटर हैंडल करेगा कि अभी के मैटर हैंडल करेगा, वॉल्यूम. जनरली ना कोर्ट का ये एक्ट लाने का मकसद ये था, एक परफेक्ट, एक कि आपके पास राइट है तो हमारे पास रेमेडी है, तो आप राइट अभी यूज करो ना. आपको 10 साल बाद क्यों अपना राइट यूज करना है, हमने राइट दिया है. ठीक है, दूसरा एविडेंस, जितना पुराना एविडेंस उतना वो धुंधला हो जाता है, जितना फ्रेश एविडेंस उतना वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होता है. अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, अभी व्हाट्सएप मैसेज दिखा पाओगे ना कोर्ट को, सर देखिए 50 लाख रुपए
हमारी चैट हुई है प्रॉपर, मैंने देखिए जीपे किया है, स्क्रीनशॉट है, 10 साल बाद तुम कितने फोन बदल दोगे, कितनी टेक्नोलॉजी बदल दोगे, तुमने ये सारे स्क्रीनशॉट आजकल तो लैपटॉप में भी रख लिए हैं, अब तो ई सर्विसेज हमारे पास आ गए, हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिसमें हम ये सारे प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन 1963 में ये सब नहीं था। तो वो बोलते थे कि यार इतना टाइम है, इतने टाइम में आके हमसे बात कर लो, ठीक है। अब which can be taken in a court of law unless its application excluded by any enactment, इसका मतलब ये होता है कि भाई हम सारे मैटर्स, सिविल मैटर्स लिमिटेशन के तौर पे लेके जा सकते हैं, कुछ स्पेशल क्रिमिनल मैटर्स लेके जा सकते हैं, हमारे पास वो लिमिट होगी, उसके अंदर ही हम लेके जा सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, अगर किसी अलग एनैक्टमेंट में, मतलब किसी और एक्ट में ये चीज एक्सक्लूड की गई है तो हम उसकी बात मानेंगे, ठीक है। द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एक केस लॉ दिया हुआ है, हम एक लास्ट ये समझते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा लिमिटेशन एक्ट कब आया है, 1963 में। लिमिट मतलब टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड कोर्ट ने बता रखा है, हमें लॉ ने बता रखा है कि इस टाइम पीरियड में आप हमारे पास आ सकते हो। आप क्या क्या लेके आ सकते हो, सूट्स, पेटिशंस, एप्लीकेशंस, ठीक है। सारे सिविल मैटर्स के लिए हमने लिमिटेशंस बता रखी हैं, कुछ स्पेशल क्रिमिनल मैटर्स के लिए हमने लिमिटेशंस बता रखी हैं। देखो एक केस लॉ है, द लॉ ऑफ लिमिटेशंस बार्स द रेमेडी इन कोर्ट ऑफ लॉ। रीड करने की कोशिश करो क्या लिखा है, द लॉ ऑफ लिमिटेशंस बार्स द रेमेडी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब समझने की लाइन को समझने की कोशिश करो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो। बार लगा देते हैं, है ना, बार लिमिट लगा दी, बार लगा देते हैं जो कोर्ट से हमें रिलीफ मिलने वाला है। उसके बाद ओनली व्हेन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन हैज एक्सपायर्ड, तो वो बार कब लगता है, जब पीरियड खत्म हो जाता है। तो क्या हम लॉ को पढ़ के समझ पा रहे हैं कि वो लाइन क्या लिखी है। अब नेक्स्ट लाइन का तुम लोग बताना मुझे, ठीक है, जिया बताना। बट इट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट, बस मैंने यहां पे रोक दिया है। But it does not extinguish the right. Extinguish मतलब परफेक्ट, कि वो राइट नहीं खत्म कर रहा है आपका। क्या लगा दी उसने, एक बार लगा दिया आपको जो रेमेडी मिलने वाली थी। मतलब कि अगर वो शॉपकीपर 10 साल बाद कोर्ट जा रहा है और कोर्ट उसको बोल रहा है हम नहीं लेंगे एप्लीकेशन आपकी, तो क्या उसके पैसे लेने का राइट खत्म हो गया क्या वो कोर्ट से निकल के बाहर आके वो नहीं बोल सकता कि भाई अब तू मेरे पैसे दे, बोल सकता है, उसके पास राइट है। वो किसी अदर फॉर्म में अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके, मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, व्हाट्सएप चैट्स हैं, जो भी उनके बीच में ईमेल्स हैं, जिस भी रिगार्डिंग उनका बीच में वो इनवॉइस है, उसके रिगार्डिंग तो वो आने वाले 20 साल तक भी उससे पैसे मांग सकता है। तो लिमिटेशन एक्ट आपका राइट नहीं खत्म कर रहा है, बस आपकी जो रेमेडी मिलने वाली थी उसमें एक बार लगा दे रहा है। दैट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय जुडिशियल प्रोसेस। तो हम एक आपके राइट को एक्सटिंग्विश नहीं करते, कि बस हम बोलते कि जुडिशियल प्रोसेस इसके बाद कवर नहीं करेगा। अब ये कौन सा एक्ट, कहां पे ये लाइन कहां पे आई है, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आगे देखो क्या लिखा है, AIR 1958। व्हाट इज AIR, पहली बार देख रहे हैं हमको एक केस लॉ। तो AIR यानी ऑल इंडिया रिपोर्टर, ठीक है। ऑल इंडिया रिपोर्टर यानी बहुत साल पहले, ये पब्लिशर्स हैं, बहुत पहले आए थे ये लोग। तो इस पब्लिशर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, ओनली जजमेंट्स, कि एक ऐसा मैटर हुआ था। और जनरली कभी मैं एक ऑर्डर दिखाऊंगी कोर्ट का तुम लोगों को, पूरे ऑर्डर में पूरी कहानी होती है, बस समरी होती है कि ये आया था पर्सन, इसने केस फाइल किया, इस पर्सन ने इतना बोला, इसने ये एविडेंस दिखा, इसने ये, लास्ट में एक पैराग्राफ में इतना छोटा सा जजमेंट होता है जिसमें कोर्ट ने ये बात कही होती है। तो वो हमको वो छोटी सी बात यहाँ पे बताई गई है। एक्ट का नाम क्या है, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। पहले मैं बता देती हूँ, AIR यानी ऑल इंडिया रिपोर्टर पब्लिशर हैं, उन्होंने ये डाला था केस, और ये जजमेंट 1958 का है मैटर, और सुप्रीम कोर्ट, SC यानी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और वो 328 क्या है, केस नंबर, ठीक है। हर केस का एक नंबर होता है, तो वो एक केस नंबर। तो केस लॉ रीड करने का तरीका
ये होता है। अगर आप गूगल में ये नंबर भी डाल दोगे ना ऐसे कि AIR 328 और रिगार्डिंग लिमिटेशन का, तो आपको पूरा केस मिल सकता है। Thus, if a claim is satisfied outside the court of law after the expiry of period of limitation, that is not illegal. इसका मतलब गौरव, उससे पूछा था मैंने। ठीक है, मतलब कोर्ट के बाहर आपने अगर पैसे निकलवा लिए क्योंकि आपका लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, तो हम आपको इस चीज को इलीगल नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आपने लीगली पैसे निकाले, कोई बात नहीं। अब हमने देखो इस पूरे केस लॉ में, सबसे पहले हम केस लॉ याद कर लेते हैं। हम बहुत सारे केस लॉज हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो पेपर में इसी से ही रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा बॉम्बे डाइंग वाले केस में क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या जजमेंट दिया है? देखो दो वर्ड्स याद करते हैं हमेशा इस पूरे जजमेंट में, कि एक कि आपकी रेमेडी में एक बार लगा दिया है, ठीक है। एक बात हमने क्या बोली कि आपकी रेमेडी में हमने क्या लगा दिया है, एक बार। रेमेडी यानी जो आपको कोर्ट से रिलीफ मिलने वाला था, उसमें हमने क्या लगा दिया है, बार लगा दिया, मतलब लिमिटेशन एक्ट लगा दिया। पर हम इस बार से आपके राइट को एक्सटिंग्विश, वर्ड याद रखना है हमको, क्या? एक्सटिंग्विश। तो हम ये राइट को खत्म करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम आपके राइट्स को खत्म नहीं कर रहे हैं। तो हमें दो वर्ड्स क्या याद रखने हैं, द लॉ ऑफ लिमिटेशंस bars the remedy in a court of law, ठीक है, only when the period of limitation is expired, वो उन्होंने explanation दिया, but it does not extinguish the right, ठीक है। अब वहां पे लिख लो, केस लॉ के बाजू में लाइन है, जिसके पास बुक्स हैं वो लिख लो, अगर केस लॉ मेंशन्ड है तो। ओल्ड बुक में अलग से कहीं शॉर्ट में मेंशन होगा, न्यू बुक में बड़ा बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे लिख लो, लॉ ऑफ लिमिटेशन bars the remedy or does not extinguish the right. तो हमने आज स्टार्ट किया लिमिटेशन एक्ट। ये एक्ट कब आया था? 1963। इसमें हमने क्या देखा कि जो एक्ट है वो प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट पीरियड फॉर सूट्स, पेटिशन और एप्लीकेशंस, ठीक है। तो बेसिकली एक्ट किस लिए है? डिफरेंट पीरियड प्रिस्क्राइब किए हैं इसने फॉर सूट्स, एप्लीकेशंस और पेटिशंस। उसके बाद हमने देखा ये सारे सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया है, कुछ स्पेशल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ही करे हैं। और हमने एक आज केस पढ़ा, वो है बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आगे के नंबर्स नहीं याद हो चलेगा, एटलीस्ट ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसमें उसने बस बता दिया कि हमने आपकी रेमेडी में बार लगा दिया है, लेकिन आपके राइट को एक्सटिंग्विश नहीं किया। अब मैं तुम लोगों को एक बार वो दिखा देती हूँ शेड्यूल, ये देखो शेड्यूल में उन्होंने पीरियड बताया। फर्स्ट डिवीजन में है सूट्स, सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ओपन करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट्स को लेके, भाई 3 साल में आओ हमारे पास इस चीज को लेके, देखो 3 इयर्स। फिर सूट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें आगे हम बातें सुनेंगे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो हर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कितने साल दिए हैं? 3 साल में कोर्ट आ जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है, फिर सूट्स रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन, सूट्स रिलेटिंग टू डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी में 30 इयर्स दे दिया, 30 साल तक आप
खेल सकते हो। फिर 12 है, 3 है, ये हम आगे अलग अलग उन्होंने पीरियड्स बताए। मेनली 3 है और फिर सूच रिलेटिंग टू टॉट में 1 ईयर है। हम डिफरेंटली समझेंगे ऐसे क्यों दिया उन्होंने, ठीक है।